हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार कक्षा 6 के लिए पढ़ेंगे, जो कि आप कक्षा 5वीं में भी पढ़ चुके हैं। हमने पहले पढ़ा था कि वर्ण क्या है, भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है। अब FA1 के अकॉर्डिंग हमारे जो सिलेबस में है वो है शब्द विचार। आशा है आपने अपनी बुक पाठ नंबर 3 शब्द विचार खोल लिया होगा। पेज नंबर 19 पर देखिए और ध्यान से इस पाठ को सुनिए और समझिए। शब्द विचार सबसे पहले आपके दिमाग में आया, मैम ने ही बता दिया कि वर्ण किसे कहते हैं। व्याकरण में वर्ण माला पढ़ी है हमने, तो वर्ण किसे कहते हैं ये पढ़ चुके हैं, आप समझ चुके हैं। तो अब ये आपके दिमाग में आया होगा कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द आप जानते हैं, आप घूमते फिरते आपके कान पे अनेक तरह की ध्वनियां, आवाज आपके कान में पड़ती हैं और आपको सुनाई देती हैं। उन ध्वनियों को सुन करके हम उन शब्दों को समझते हैं। तो यानी कि ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। वर्ण पढ़े हैं हमने, वर्णों को जोड़कर यानी कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही शब्द कहलाता है। तो आपने ये जाना शब्द किसे कहते हैं। अगर हमने वर्णों को ठीक तरह से नहीं लिखा, यानी कि क्रमबद्ध में नहीं लिखा, तो वह जो शब्द है वह अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कि हमने आपकी बुक में देखिए लागुब। लागुब शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, एक शब्द तो है मगर ये क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा गया है, वर्णों का सही उच्चारण भी नहीं है और लिखने में भी बहुत सारी गलतियां हैं। अगर हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? गुलाब, गुलाब, यानी कि ये शब्द है। तो हम जीवन में अपने रोज के जो अपने कानों से सुनते हैं जो भी ध्वनियां, उन ध्वनियों को अगर क्रमबद्ध रूप से रखें और तब एक नया शब्द बनता है, वो है शुद्ध शब्द। जैसे कि मैंने कहा गुलाब। अब हम पढ़ेंगे, आपने कक्षा 5th में भी, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि पद किसे कहते हैं। शब्द और पद, शब्द के बारे में जान चुके हैं हम। अब ये पद किसे कहते हैं। पद वो है जो शब्द व्याकरण के नियमों में बंध कर और एक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द ही पद बन जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया जल, जल एक शब्द है और इसको मैं इसके ऊपर एक वाक्य बनाती हूं कि जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है एक वाक्य है और ये वाक्य कैसे बनाया हमने? शब्दों को क्रमबद्ध रूप से और व्याकरण के नियमों के अनुसार, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए हमने एक एक शब्द को क्रम से रखा। जैसे कि जल ही जीवन है, तो जो जल शब्द था, जो एक जल शब्द था, वो अब पद बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो वाक्य में शामिल हो गया और वाक्य में शामिल होते ही शब्द जो है पद बन जाते हैं। और पद वह तभी बनते हैं जब वो व्याकरण के नियमों का पालन कर रहे होते हैं। अगर हम अशुद्ध वाक्य बनाएंगे, जैसे कि जीवन जल है, तो ये अशुद्ध वाक्य है, ये व्याकरण के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो ये पद नहीं कहलाएगा, ये वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। अब आपने जाना शब्द और पद। पद में अंतर जान लिया, शब्द में अंतर है। अगर आपको प्रश्न आता है
कि शब्द और पद में अंतर बताइए। तो इसका डिफरेंट यानी कि विभिन्नता बताने के लिए आपको कॉपी में बीच में सेंटर में लाइन डालनी होगी, एक तरफ लिखना होगा शब्द और दूसरी तरफ पद। अब है हम आपकी पाठ्य पुस्तक ये व्याकरण के अनुसार हम ये पढ़ेंगे कि शब्द की का वर्गीकरण यानी कि हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि जब शब्द व्याकरणों के नियम में बनकर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। मैं समझा चुकी हूँ आपको। अब है शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी शोध यानी जन्म, कैसे कैसे हुआ शब्दों का जन्म। जो आप हिंदी व्याकरण में, हिंदी पाठ्य पुस्तक में अनेक प्रकार के शब्द पढ़ते हैं तो उनका वो कहाँ से आए, कैसे जन्म हुआ उसका, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है तत्सम, यानी कि हमारे हिंदी में संस्कृत से कुछ शब्द आए हुए हैं, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, ग्रह, ये क्या है, संस्कृत के शब्द हैं और ये कुछ कभी कभी हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं और जो संस्कृत भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब है तद्भव शब्द। भाषा के विकास की प्रक्रिया में जो संस्कृत शब्द किसी विकृत माने बड़ा होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द किए जाते हैं। यानी कि संस्कृत के ही होते हैं ये भी शब्द, मगर इनको बड़ा रूप दे दिया जाता है। अब है देशज शब्द। वे शब्द जो विभिन्न हमारे देश में हमने पढ़ चुके हैं, हमारे देश में बहुत तरह की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और उन भाषाओं और बोलियों में से कुछ ऐसे शब्द होते हैं विभिन्न भाषाओं के जो कि हिंदी व्याकरण में लिए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में ये शब्द जो लिए जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, यानी कि देश की भाषाओं के अलग अलग भाषाओं के शब्द। अब है विदेशी। हमारे देश से बाहर विदेशों में बोले जाने वाली भाषाएं वो भी हमारी हिंदी में बोली जाती हैं तो वो विदेशी भाषाएं कहलाती हैं। हाँ, वो कहलाती हैं जैसे कि अंग्रेजी भाषा, अरबी भाषा, अरब देश की तुर्की भाषा, पुर्तगाली भाषा, चीनी भाषा जिसमें हम चाय, चाउमीन आदि कह करके संबोधित करते हैं और हिंदी भाषाओं में इसको शामिल किया गया है। फ्रांसीसी भाषा। अब है इनको आप उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। अब है संकर शब्द। जब दो भाषाओं से मिल करके एक नया शब्द बनता है उसे ही हम संकर शब्द कहते हैं। अब जोड़ना, संकर शब्द मतलब दो भाषाएं हैं उनको जोड़ करके, दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द की उत्पत्ति होती है तो वो संकर भाषा कहलाती है। ध्यान रखें, उत्पत्ति के आधार पर ही संकर शब्द आ रहा है। अब संकर शब्द ये होते हैं जैसे उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी। रेल कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। रेल शब्द जो है अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी है और अपना देशी शब्द, तो इसको जोड़ करके बना रेलगाड़ी। अब है दूसरा, हम लेंगे रचना के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण हम रचना के आधार पर करेंगे। अब रचना के आधार पर है पहला रूढ़ शब्द। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 20 पे देख रहे हैं रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो प्रयोग में आते आते किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, यानी कि बहुत रूढ़ मतलब रूढ़ का अर्थ ही होता है प्राचीन, यानी बहुत पुराने समय से कई शब्द आ रहे हैं और उनको हम बोले जा रहे हैं तो वो हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि हार, पशु, घर। अब है दूसरा यौगिक, यानी कि हमने रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं ये,
तो रचना के आधार पर अब हम ये देखेंगे कि यौगिक शब्द कितने हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा हेडिंग में ही उसका अर्थ का समावेश होता है। अब हेडिंग में जैसे कि यौगिक, हिंदी में योग को बोलते हैं जोड़ना। अब यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे कि डाक जमा घर, डाक घर। अब है योग रूप, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों को जोड़ से बने हुए, ये भी सामान्य अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। ये भी योग रूट की तरह ही होते हैं, यौगिक की तरह ही होते हैं। यौगिक का अर्थ भी होता है जोड़ना, और जबकि योग रूट का अर्थ भी होता है पुराने शब्दों को जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और जिनका विशेष अर्थ निकलता हो, सामान्य अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ निकलता हो, तो वो हमारे योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? भगवान शंकर को। और भगवान शंकर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। और दशानन, दशानन यानी कि रावण, जिसके 10 सिर हैं, तो वो हमारा ये है प्राचीन काल से चले आ रही है शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। अब है तीसरा प्रयोग के आधार पर। अब शब्दों का वर्गीकरण करने के लिए हमने प्रयोग के आधार पर पढ़ना होगा कि प्रयोग के आधार पर कौन से शब्द होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया उत्पत्ति यानी जन्म कैसे हुआ शब्दों का, रचना के आधार पर बनावट, यानी रचना मतलब बनावट, बनावट के आधार पर कैसे हुआ। अब प्रयोग के आधार पर हम पढ़ेंगे कि प्रयोग के आधार पर कैसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे कि हम प्रयोग के आधार पर यानी कि वाक्यों में प्रयोग करते हैं ना शब्दों का, तो कैसे करते हैं? तो अब वो प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता। हाँ, विकारी शब्द यानी बदलाव, परिवर्तन। अविकारी शब्द परिवर्तन नहीं होना। अविकारी शब्द होता है अपरिवर्तन नहीं होना, विकारी शब्द मतलब परिवर्तन होना। परिविकार का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होता है वो होते हैं विकारी शब्द। और कौन कौन से? जैसे कि उदाहरण के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब के वजह से ही वाक्यों में परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा की वजह से, विशेषण की वजह से, सर्वनाम की वजह से और क्रिया की वजह से, यानी कि वचन यानी कि प्रयोग के आधार पर विकारी बदलाव लाना। जहां पे मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी समझा चुकी हूं कि जहां लगता है वो नहीं आ जाता है कि नहीं। अविकारी शब्द वो होते हैं जो कि जिसमें परिवर्तन नहीं आता है। अब है क्रिया, अविकारी शब्द जिसमें शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए उनमें वाक्य में परिवर्तन होता नहीं है, वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये हमारे अगले पाठ हैं जिसका पाठ का नाम है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये हम जो सारे जो कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, ये जो है एक पाठ है, वो अगले पाठों में इसका उदाहरण सहित समझेंगे और जानेंगे। अब है यानी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं हम, रचना के आधार पर पढ़ चुके हैं, प्रयोग के आधार पर पढ़ चुके हैं। अब हम प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी जान चुके हैं कि विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता और विकारी जिसमें परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। शब्दों के अर्थ होते हैं, हर एक शब्द का अर्थ होता है।
और अर्थ भी कई तरीके से होता है। कोई भी शब्द अगर बिना अर्थ का है तो वो बेकार है, उसको हिंदी में उसको शब्दों को लाने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। तो अर्थ के आधार पर भी दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो होता है सार्थक और दूसरा निरर्थक। आप बच्चों आप ये समझोगे कि जानोगे कि मैम बता रही है सार्थक शब्द क्या होता है। देखो अपनी बुक में पेज नंबर 22, यानी देखिए सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। जैसे कि मैंने बताया आपको चाय मैंने एक शब्द बोला चाय, तो आपके दिमाग में ये आ गया कि हाँ सुबह चाय पी जाती है और कप में पीते हैं वो चाय होती है। अगर मैंने बोला शाय, तो शाय मैम क्या बोल रही है, शाय कोई शब्द होता है, क्या होता है, इसका तो अर्थ हम जानते नहीं। यानी कि चाय तो सार्थक शब्द है और शाय जो है निरर्थक शब्द है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है शाय का। तो जिन शब्दों का अर्थ होता है वो सार्थक कहलाते हैं, जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। अब सार्थक शब्दों का भी हम वर्गीकरण करते हैं, जैसे एकार्थी शब्द आप पढ़ेंगे। एकार्थी शब्द यानी कि एक शब्द का एक अर्थ। अनेकार्थिक शब्द मतलब कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ, कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। जब एक ही शब्द है मगर उसके अर्थ बहुत सारे हैं। अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द भी आप देखते हैं एक शब्द के अनेक पर्याय होते हैं, यानी एक अर्थ होते हैं। विलोम शब्द वो सार्थक शब्द होते हैं जिनका हम उल्टा करते हैं, जैसे कि उजाला अंधेरा, यानी कि ये। और श्रुति सम्मिनार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको कानों से तो सुनने में तो समान लगते हैं कि ये तो समान है, मगर उनका अर्थ अलग अलग होता है। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब नंबर 6 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब यानी कि एक वाक्यांश होता है, एक वाक्य होता है, उसका वो वाक्य बना होता है मगर उसका अर्थ एक ही है। तो यानी कि वाक्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम ये पढ़ चुके हैं सार्थक शब्द, ये सारे ही सार्थक शब्द हैं। जैसे एकार्थी शब्द, जैसे कुर्सी, इनका एक ही है, ये एक ही अर्थ निकलता है। एकार्थी मतलब एक, यानी अप्रैल, मंगलवार, कुर्सी। अब है दूसरा अनेकार्थी शब्द शंख, गोद, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। पर्यायवाची शब्द सूर्य का सूरज, दिनकर, दिवाकर। अब पृथ्वी, जमीन, धरती, धरा। अब है विलोम शब्द जिसका उल्टा करते हैं विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं इनको, जैसे गुण, दोष। श्रुति सम्मिनार्थक, कानों को सुनने में समान लगता है मगर अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे मात्र, माता, मात्र, केवल। और इसलिए हमको ये सुनने में तो सेम लगते हैं, समान लगते हैं, और मगर इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि वे शब्द जो कुछ शब्द समूह अथवा वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कहलाते हैं। जैसे कि जिसकी तुलना की जा सके वो कौन क्या है, अतुल्य। अब आप पढ़ चुके हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जो भी जान चुके हैं। ये अर्थ के आधार पर इन शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप इस पाठ को ध्यान से और पढ़िए, और स्मरण रखने योग्य बिंदु जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। और इसकी जो अभ्यास कार्य है वो मैंने होमवर्क में दिया है आपको, कि पेज नंबर 23, 24, 25 ये भी करना है विथ पेंसिल। तो आपका ये होमवर्क है और इसको ध्यान से पढ़ना है और लाउड रीडिंग करनी है। थैंक यू।